नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं एकलव्य एकेडमी। स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारतीय संविधान और उसका भाग 1 पढ़ेंगे आज हम। और भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक सिर्फ 4 आर्टिकल दिए, उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। और ये वीडियो जो हर एग्ज़ाम में यूज़फुल होगी। तो आज हम 4 आर्टिकल को पढ़ेंगे विद डिटेल से। जितना मैं डिटेल कर पाया था मैंने किया है, बाकी का आप वीडियो देखो तो आपको पता चल जाएगा कि काफ़ी डिटेल में मैंने पढ़ाया है। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला आर्टिकल है वो बताता है कि इन द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब ये है कि संघ के बारे में जानकारी दी गई है पार्ट 1 में, और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी दी गई है। तो भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक भारत के राज्य क्षेत्र और उसकी इकाइयों के बारे में जानकारी दी गई है। इस भाग में भारत संघ और भारत के क्षेत्र का भी वर्णन किया है। इन दोनों में भारत का क्षेत्र और भारत संघ, इन दोनों शब्दों में काफ़ी अंतर है, समझते हैं इसको। जो आपका आर्टिकल फर्स्ट है वो आर्टिकल फर्स्ट कहता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। उसका आर्टिकल फर्स्ट में कहा गया संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में कि जो संविधान होगा, संविधान के अनुच्छेद 1 में 3 खंड हैं। अनुच्छेद 1(1), अनुच्छेद 1(2) और अनुच्छेद 1(3). इन तीनों आर्टिकल को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अभी देखते हैं ये कि भारत का जो क्षेत्र है और भारत संघ है उन दोनों में अंतर क्या है। ये कहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र, टेरिटरी ऑफ इंडिया में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का वह सारा भूभाग शामिल हो जाता है जिस पर भारत की संप्रभुता का विस्तार होता है। मतलब इसमें भारत का जो राज्य क्षेत्र है इसमें सभी राज्य आ जाएंगे, जितने भी राज्य हैं वो सभी राज्य आ जाएंगे, प्लस राज्य के साथ साथ क्या क्या चीज़ आएगी, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वो इसी में आ जाएंगे। और जबकि जो भारत संघ है उसमें मात्र क्या आते हैं, सिर्फ राज्य ही राज्य आते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों को काउंट नहीं किया जाता है। इस हैसियत से बात की जाए, जो भारत का क्षेत्र है वो भारत संघ से काफ़ी बड़ा है, क्योंकि भारत के जो संघ है उसमें राज्य भी आ रहे हैं और केंद्र शासित प्रदेश आ रहे हैं। और भारत संघ में सिर्फ राज्यों को काउंट किया जाता है, जो आपके 28 राज्य हैं। आगे बढ़ते हैं। जो आर्टिकल फर्स्ट है वो कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इंग्लिश में इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब है जो भारत होगा वो राज्यों का क्या होगा, एक संघ होगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में देश के नाम पर काफी चर्चा हुई थी। जो लोग भारत की प्राचीन परंपरा और संस्कृति पर बल दे रहे थे उनका इच्छा थी कि भारत का जो नाम है वो भारत होना चाहिए। दूसरी ओर कुछ नेता ऐसे थे जिनकी राय थी कि भारत का नाम क्या होना चाहिए, इंडिया होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय पूरे विश्व में भारत को इंडिया के नाम से जाना जाता था, और जो इंडिया नाम है वो आधुनिक नाम भी है, इसलिए भारत का नाम इंडिया ही होना चाहिए। और कॉमनवेल्थ था, कॉमनवेल्थ में भी आपका जो भारत है उस इंडिया के नाम से ही था। जितनी भी संधि हुई थी उस टाइम पे, जितने भी समझौते हुए थे वो भी इंडिया के नाम से ही हुए थे, इसीलिए जो भारत का नाम है इंडिया होना चाहिए, ऐसा कहा गया था। इसमें भारत का जो संविधान है उस संविधान के आर्टिकल फर्स्ट में भारत के 2 नाम दे रखे हैं, एक तो इंडिया और दूसरा आता है भारत। भारत नाम वो बनवाना चाहते थे जो प्राचीन परंपरा, संस्कृति आदि का मतलब आदि के बारे में, जो भारत की प्राचीन संस्कृति थी, परंपरा थी, उसको मतलब बखूबी तरीके से संजोए रखना चाहते थे। वो भारत का नाम भारत ही रहना चाहते थे, क्योंकि पता ही आपको ये जो भारत है वो राजा भरत के नाम से पड़ा है, तो इसलिए इसको भारत ही रहना चाहते थे। जबकि दूसरी तरफ ऐसे भी कुछ संविधान सभा में लोग थे जो इंडिया रखना चाहते थे। उनके पीछे भी काफ़ी तर्क है कि कॉमनवेल्थ में भी नाम इंडिया था, संधि और समझौते हुए थे वो भी इंडिया के नाम से ही हुए थे, और
ये आधुनिक नाम भी है, इसलिए सब चाहते थे कि ऐसा ही हो। और संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, उस समय भारत का नाम भी इंडिया ही था। जितने भी अंतरराष्ट्रीय समझौते हुए थे वो इंडिया के नाम से ही हुए थे और इसीलिए इंडिया नाम रखा गया। संविधान सभा विवाद और सम्मति हो जाने पर क्या होती थी, कोई भी विवाद हो तो उस टाइम पे सर्वसम्मति नहीं मिली, किसी चीज पे किसी भी टॉपिक पे सर्वसम्मति नहीं मिलती, तो उस टाइम पे समायोजन के सिद्धांत पर काम करती थी। समायोजन का मतलब है कि आधे व्यक्ति कह रहे हैं कि ये ऐसा होना चाहिए और आधे व्यक्ति कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो उन दोनों को ही काउंट कर लो, जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। इसीलिए उस टाइम पे क्या किया, दोनों ही नाम रख दिए गए, इंडिया और भारत। अब दिक्कत ये आती है कि इंडिया को पहले रखा जाए या भारत को पहले रखा जाए। ऐसे किया जाए, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, या फिर भारत दैट इज इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो उस टाइम पे ज्यादा विवाद नहीं हुआ था, ऐसे ही कर दिया था कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब है कि इंडिया भारत का एक ऑफिशियल नाम है और भारत आपका ऑफिशियल नाम नहीं है। अब देखो, जो भी संविधान होता है वो संविधान लगभग 3-4 प्रकार का होता है। एक संविधान होता है आपका कॉन्फेडरल, एक होता है फेडरल और एक होता है यूनिटरी और एक होता है यूनियन ऑफ स्टेट। परिसंघात्मक, संघात्मक, एकात्मक और राज्यों का संघ। एक एक को डिटेल से पढ़ते हैं क्या क्या होते हैं। कि परिसंघात्मक क्या संविधान होता है, वह राजनीतिक प्रणाली जिसमें केंद्र का महत्व ना हो और ना ही स्वतंत्र अस्तित्व हो। परिसंघात्मक शासन ऐसा होगा जिसमें केंद्र का कोई ना तो कोई अस्तित्व होगा, अस्तित्व का मतलब है स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होगा, और ना ही सेंटर का जो है कोई भी महत्व होगा। इसमें जो ज्यादा पावर है किसके हाथों में, राज्यों के हाथों में है। राज्यों के हाथों में क्या है, पावर है। जैसे पहले टाइम पे अमेरिका में होता था। विभिन्न स्वतंत्र राज्य यानी कि जो आपके स्टेट्स हैं या फिर प्रांत, एक ही चीज है, ये क्या करते थे, मिलकर एक समझौता कर लेते थे। जैसे कुछ विषय हो गए, जैसे विदेश नीति हो गया, संचार हो गया, आंतरिक सुरक्षा हो गई, बाह्य सुरक्षा हो गई, व्यापार हो गया, सैन्य शासन हो गया। सैन्य जो भी शासन करेगा वो, उन पर क्या करते हैं, उन प्रशासन करने के लिए एक केंद्र सरकार बनाई जाती है। इसमें क्या हो रहा है कि एक समझौता किया जा रहा है, समझौता किया जा रहा है। उस समझौते की परिणाम स्वरूप क्या बना रहे हैं, वो एक केंद्र सरकार बना रहे हैं। उस केंद्र सरकार क्या करेगी, कुछ टॉपिक हैं, जैसे आपका व्यापार हो गया, बाह्य सुरक्षा हो गया, युद्ध वगैरह हो गया, संचार हो गया, कम्युनिकेशन करना है, किस तरीके से व्यापार करना है, तो इन पर केंद्र में एक शासन होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए जो तुरंत फैसले ले सके। विदेश नीति हुई, इन सब पर क्या करेगी, तुरंत फैसले लेगी, इसीलिए सरकार बनाई है। अगर किसी राज्य इस परिसंघ से अलग होना चाहता है तो उसको पावर होती है कि उस टाइम पे वो परिसंघ से अलग हो सकता है। इन प्रांतों या निर्माणक इकाइयों को यह स्वतंत्रता होती है कि वो परिसंघ से पुनः अलग हो सकते हैं। जो मैं बता चुका हूं, परिसंघ से क्या कर सकते हैं, अलग हो सकते हैं। अब संघात्मक में क्या होता है, ये परिसंघ की तुलना में कुछ कम लचीला है। मतलब ये है कि परिसंघात्मक में तो क्या होता था कि जितनी भी इकाइयां ही, जो निर्माणक इकाइयां हैं, जो प्रांत हैं या फिर जो स्टेट है, जो राज्य है, वो क्या करते थे, एक समझौता कर रहे हैं। उस समझौते के परिणाम स्वरूप वो क्या कर रहे हैं, केंद्र में सरकार बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो संघात्मक सरकार है वो एक समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि उनका एक स्वतंत्र अस्तित्व है। अगर कभी इस संघात्मक शासन में से अगर राज्य चाहे अलग होना चाहे तो वो अलग नहीं हो सकते हैं, उनका अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन परिसंघात्मक में ऐसा हो सकता है। अब आधुनिक की अगर बात करें तो आधुनिक अमेरिका भी ऐसा हो चुका है कि अब परिसंघात्मक को उसने त्याग दिया और संघात्मक की ओर वो आ गया है। जर्मनी हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ये सभी कैसे हैं, संघात्मक शासन की ओर प्रेरित करते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था इनमें अपनाई गई है। अब बात करते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था, वो कैसी होती है। एकात्मक जो संविधान होता है वो कैसा होता है, यह व्यवस्था केंद्र को ही महत्व देती है। इस व्यवस्था में क्या होता है, एक सेंट्रल को ही महत्व होता है, प्रांतों को नहीं होता है। छोटे देशों में जहां पर केंद्रीय शासन पूरी तरह व्यवस्था करने में समर्थ होता है, वहां पर ऐसी व्यवस्था पाई जाती है। ऐसी व्यवस्था में राज्यों व प्रांतों का कोई विशेष अधिकार नहीं होता, ना ही उनके पास कोई शक्तियां होती हैं। वह सिर्फ केंद्र द्वारा सौंपे गए कार्यों को ही करते हैं, और जितनी भी पावर होती है वो सेंटर के पास होती है, केंद्र सरकार के पास होती है। राज्यों के पास कोई भी पावर नहीं होती है। केंद्र चाहे तो राज्यों की सीमा को बदल सकता है, उनके नाम को बदल सकता है,
जो नए राज्य हैं उनको पुनः निर्मित कर सकता है, पुराने राज्यों को नष्ट भी कर सकता है। ऐसा है आपका यूनिटरी में आपका क्या होता है, पूरी शासन व्यवस्था किसके हाथों में होती है, किसी एक सत्ता के हाथों में होती है, तो किसी एक व्यक्ति के हाथों में होती है। आधुनिक यूनिटरी की बात करें तो जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जो छोटे छोटे देशों में यहाँ पर यूनिटरी शासन व्यवस्था को लागू किया गया है, वहां पर राज्यों का कोई अस्तित्व महत्व नहीं है। अब आता है राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट। जो यूनियन ऑफ स्टेट है वो आपका भारत में है। जो चौथी व्यवस्था है उसका नाम है यूनियन ऑफ स्टेट, ये भारत में। इसमें क्या हुआ कि संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था, इन दोनों के गुणों को क्या कर लिया है, मर्ज कर लिया है, और इन दोनों का मर्ज करके क्या बना दिया है, एक राज्यों का संघ बना दिया है। इस व्यवस्था ये है कि इस राज्यों का संघ में दोनों ही गुण होंगे, संघात्मक शासन के भी गुण होंगे और एकात्मक शासन व्यवस्था के भी गुण होंगे। अगर कहीं पे विवाद हो उस टाइम पे हमारा जो संविधान है एकात्मक की तरफ अग्रसर हो जाएगा, मतलब एकात्मक शासन व्यवस्था को प्रेरित करेगा कि एकात्मक शासन व्यवस्था है, जिस समय पूरी जो पावर होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या हो जाएगी, वो ट्रांसफर हो जाएगी। राज्यों का संघ है, उसमें संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था दोनों के ही गुणों को क्या कर लिया जाता है, ले लिया जाता है, और एक यूनियन ऑफ स्टेट का निर्माण हो जाता है। इसमें ये होता है कि राज्यों को, जितने भी राज्य हैं उनको ये शक्ति नहीं होती है कि वो अपनी कैसे निकल रहे हैं, मतलब राज्यों को ये शक्ति नहीं होती है कि वो संघ से अलग हो जाएं या पृथक हो जाएं, उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। राज्यों का संघ एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एकात्मक व संघात्मक दोनों के गुण होते हैं। भारतीय संविधान सभा शुरू में राज्यों को आधिकारिक स्वायत्तता देने के पक्ष में थी, किंतु भारत पाक विभाजन के बाद उनकी क्या थी, जो राय है वो बदल गई, उनकी राय बदल गई। संविधान सभा समझ गई थी कि विभिन्न रियासतों के साथ मिलकर बने भारत देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी राष्ट्रीय एकता व अखंडता को बनाए रखना। इसके लिए जरूरी है कि केंद्र की शक्ति जो है वो राज्यों से ज्यादा होनी चाहिए, और राज्यों को इतनी स्वायत्तता नहीं देनी चाहिए जिससे भविष्य में क्या हो, तनाव की स्थिति हो और राष्ट्रीय एकता अखंडता को नुकसान पहुंचे। उस टाइम पे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने बताया था, जो भारत जो है वो राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, मतलब राज्यों ने क्या किया, कोई समझौता नहीं किया है, बल्कि यहाँ पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक पावरफुल है, क्या एक शक्तिशाली शासन है, वहां पर राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते वहां पर, क्योंकि पावरफुल किसको बनाया गया है, संघ को बनाया गया है। किसी भी राज्य को भारत संघ से अलग होने का अधिकार नहीं होता है। अभी एक बार एक काम करते हैं, हम एक बार इन तीनों को एक बार समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो बात करते हैं, तीन चीजों की बात करते हैं। एक तो आती है आपकी परिसंघात्मक, एक आता है आपका संघात्मक, और एक आता है आपका जिसे यूनिटरी बोलते हैं, या फिर यूनिटरी एकात्मक शासन, यूनिटरी को बोलते हैं। एक होती है आपकी एकात्मक शासन व्यवस्था। इन तीनों को पढ़ते हैं। परिसंघात्मक तो ये होता है कि एक आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ये आपकी क्या हो गई, एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का निर्माण है क्या करेंगे, छोटी छोटी इकाइयां, ये एक राज्य हो गया, ये एक राज्य हो गया, एक राज्य हो गया, ये इस तरीके से सभी राज्य मिल के क्या कर रहे हैं, एक केंद्र सरकार का निर्माण कर रहे हैं। जो केंद्र सरकार है इनको क्या कर रही है, निर्गत कर रही है, मतलब इनको क्या कर रही है, गाइड कर रही है कि किस तरीके से देश चलाना है। और देश चलाने से तात्पर्य है कि कुछ नीतियां हैं, जैसे आपकी विदेशी संबंध हो गए, विदेशी संबंध, जो विदेशी संबंध हैं उनके आधार पर कौन बात करेगी, एक सरकार बात करेगी, विदेशी संबंध हो गया। दूसरा हो गया आपका संचार, संचार से ही विदेशी संबंध बनते हैं। संचार हो गया, युद्ध हो गया, युद्ध जब होगा उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट ही पावरफुल रहेगी। युद्ध हो गया उस समय क्या हो गया, तो इन सभी पर क्या हो जाएगा, व्यापार हो गया। इन सभी के आधार पर जो भी शासन करेगा वो कौन करेगी, परिसंघात्मक करेगी। परिसंघात्मक व्यवस्था का सबसे बड़ा जो क्वालिटी होती है, जिसकी सबसे बड़ा गुण होता है, वो ये होता है कि यहाँ पर जितने भी राज्य हैं, जो इन राज्यों ने क्या किया है, इस सेंट्रल गवर्नमेंट का निर्माण किया है, ये जब चाहें तब क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या हो जाएंगे, अलग होने का अधिकार रखते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, एक समझौता किया है कि हम राज्यों में शामिल हो रहे हैं, जितने भी राज्य उस संघ में शामिल हो रहे हैं, संघ का निर्माण किया है। अब संघात्मक की बात करें तो संघात्मक व्यवस्था क्या होती है,
सेम क्वालिटी इसमें भी होती है कि राज्यों ने क्या किया, एक केंद्र सरकार को निर्माण किया, केंद्र सरकार इन्हीं के आधार पर काम करेगी सब, लेकिन इसमें अंतर ये होता है कि यहां पर कोई भी समझौता नहीं होता, प्लस समझौता नहीं है उसके आधार पर राज्य है जितने भी, इनका राज्यों को अलग होने का अधिकार भी नहीं, कि अलग आप नहीं हो सकते, संघ से अलग नहीं हो सकते। ये सबसे मेन अंतर है कि संघात्मक में और परिसंघात्मक है। यूनिटरी कहते हैं जहां पर ये आपका पूरा देश है, उस देश में राज्य तो है लेकिन पूरी व्यवस्था कैसी है, केंद्र के हाथों में, एक बड़ा सा केंद्र बना है जो ज्यादा पावरफुल हो, वो जो पावर है वो किसी एक व्यक्ति, एक सत्ता के हाथों में। अब एक व्यक्ति के हाथों में तो यहाँ राज्यों को छोटे छोटे काम दे दिए जाते हैं कि आप इस काम को करेंगे, इस काम को करेंगे, वहां पे जो प्रोविंस तो बनाए जाते हैं लेकिन वो पावरफुल नहीं होते, उनको कोई शक्तियां नहीं होती। यहाँ पर अगर बात करें इसमें और इसमें, संघात्मक व्यवस्था और परिसंघात्मक व्यवस्था की बात करें तो इन दोनों में क्या होता है, राज्यों का पृथक अस्तित्व है। यहाँ पर तो राज्यों के अस्तित्व की गारंटी भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, राज्यों के अस्तित्व की गारंटी नहीं है, जब चाहे उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर राज्यों की सीमा को बदल सकते हैं, सॉरी, यहाँ पर जो क्या राज्यों के अस्तित्व की गारंटी है तो सीमा में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। यहाँ पर कि हम चाहें कि सीमा, मतलब जो राज्य है उसकी सीमा में परिवर्तन कर दें या फिर दो राज्यों को जोड़ करके एक बड़ा राज्य बना दें, तो ऐसा परिसंघात्मक व्यवस्था में नहीं किया जा सकता। संघात्मक व्यवस्था में ऐसा किया जा सकता है कि आपको पता चल रहा है यहाँ पर हम ज्यादा खर्चा आ रहा है तो इन दोनों राज्यों को मिलाकर कंबाइंड करके क्या करते हैं, एक राज्य बना देते हैं। तो यहाँ पर सभी हाईकोर्ट वगैरह है, जो 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 कुछ भी शासन है वो एक ही व्यक्ति के पास चला जाएगा, तो खर्चा भी कम आएगा, प्रशासन करने में भी सहूलियत होगी। तो ऐसा किया जा सकता है। तो संघात्मक, परिसंघात्मक, और अब बात करते हैं किस चीज की, एकात्मक की। एकात्मक में क्या होता है कि यहाँ पर राज्य तो है लेकिन उनका कोई पावर नहीं दी। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सीएम होते हैं, इधर भी सीएम होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं होती कि सीएम वगैरह बनाए जाएं, राज्यों को पावरफुल दिया जाए, ऐसा नहीं होती है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक और नया पेज ले लेते हैं, उस पेज में कुछ चीजें हैं जो आपको समझा दी जाएंगी। अब बात करते हैं यूनिटरी की, एकात्मक की, यूनियन ऑफ स्टेट की बात कर लेते हैं। जो भारत में यूनियन ऑफ स्टेट्स, जो आपका राज्यों का संघ होगा, वो उसमें क्या होता है, राज्यों का संघ। ये जो भारत में ऐसी व्यवस्था की गई है वो उसके पीछे क्या क्या तर्क थे। पहला तर्क कि इसमें संघात्मक का भी गुण है, प्लस संघात्मक के साथ साथ इसमें क्या है, एकात्मक के भी गुण है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि एक संघात्मक शासन हो और एक एकात्मक शासन हो, मतलब एक देश में संघात्मक सरकार है और एक देश में एकात्मक सरकार है, तो उन दोनों सरकार में से कौन ज्यादा पावरफुल होगा? तो मैं वोट देना चाहूंगा कि एकात्मक शासन व्यवस्था को ज्यादा पावर होगी। क्यों? देखो, संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि एक संघ है और राज्यों का भी क्या है, एक अस्तित्व है, राज्य भी है, राज्यों ने भी क्या किया है, संघ का निर्माण किया है। लेकिन एकात्मक व्यवस्था में क्या है, पूरी पावर है किसके पास है, किसी एक व्यक्ति के पास है और वो शासन व्यवस्था चला रहा है। एक छोटे छोटे देशों में ऐसी व्यवस्था होती है, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इनमें ऐसी व्यवस्था होती है। अब इसके भी कुछ फायदे हैं, जैसे अब इमरजेंसी का टाइम हो गया, तो इमरजेंसी के टाइम पे कौन ज्यादा पावरफुल होगा, संघात्मक शासन व्यवस्था या एकात्मक? तो उस टाइम पे पावरफुल होगा एकात्मक। कैसे? क्योंकि जो भी निर्णय लेना है कि युद्ध करना है या नहीं करना है, तो वो तुरंत एक व्यक्ति फैसला लेगा, हाँ युद्ध में शामिल होना, तो तुरंत निर्णय हो जाएगा, डिसीजन फास्ट। लेकिन यहाँ पर डिसीजन फास्ट नहीं होगा क्योंकि सभी आपके जाओ वहां पर सभी राज्यों की अनुमति होनी चाहिए, ये सीएम कभी ये लफड़ा हो रहा है, ये लफड़ा हो रहा है, तो वहां पर क्या है, टाइम ज्यादा लग रहा है और विवाद होने की स्थिति ज्यादा है। राज्य भी विद्रोह कर सकते कि हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे, या फिर कोई भी जो है वो हो सकता है, कोई भी क्या हो सकता है, कोई भी संकट आपका खड़ा हो सकता है। अब बात करते हैं एकात्मक व्यवस्था के कुछ पावरफुल फैक्ट्स। जैसे एकात्मक व्यवस्था हमारे यहाँ पर आपका होता है राज्यपाल। जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक राज्यपाल की नियुक्ति करती है हर राज्य में। वो क्या करता है, राज्य देखता है कि उस राज्य में उसका प्रशासन, मतलब जो सीएम है वो अच्छे से चला रहा है या नहीं। ये रिपोर्ट सीधा किसको भेज देता है, प्रेसिडेंट को भेज देता है, वो ताकि पता लगाया जा सके कि इस राज्यों में सही काम हो रहा है या नहीं। उसी के आधार पर तो क्या होता है, यहाँ पर एक राज्यपाल अगर रिपोर्ट दे देता है, सॉरी, राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है।
तो संघात्मक, परिसंघात्मक, एकात्मक और यूनियन ऑफ स्टेट के बारे में आप सीख गए होंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। और इस वीडियो के बाद इसमें जो भी मैंने लिखा है इसमें, इसका PDF मैं आपको दे दूंगा। तो आप चाहो तो व्हाट्सएप पे आके वहाँ पर आप PDF की मांग कर सकते हो, मैं आपको PDF भेज दूंगा। व्हाट्सएप नंबर है 9828089538। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझे PDF के लिए, किसी भी PDF के लिए आप बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 2 की तरफ। आर्टिकल 2 क्या कह रहा है? हाँ तो दोस्तों, अभी तक जो हमने पढ़ा है वो आर्टिकल 1 पढ़ लिया है। 1 में बताया गया कि संघ कैसा होगा और परिसंघ कैसा होता है, यूनिटरी व्यवस्था कैसी होती है। अब बात करते हैं आर्टिकल 1-2 की। ये मतलब ये कि आर्टिकल 1 में 3 सेक्शन दिए, उसका पहला सेक्शन कंप्लीट हो गया। ये सेक्शन 2 है, होते ना, एक सेक्शन होता है उसका भी सब सेक्शन होता है, ये वही है। आर्टिकल 2 में बताया है कि कितने राज्य होंगे, उनके राज्य क्षेत्र क्या होंगे और कितने मतलब केंद्र शासित प्रदेश होंगे, वो बताया गया है। तो भारत की अगर बात की जाए तो भारत में 28 राज्य हैं और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य ऐसे है कि यहाँ से जो जम्मू कश्मीर है, वो आपका जम्मू कश्मीर था, उसको हटा दिया है और हटाकर क्या डाल दिया आपका यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों की कैटेगरी में वो उसको डाल दिया है, केंद्र शासित प्रदेश। और एक आपका यहाँ पर एक ये है कि दादर नागर हवेली, दमन व द्वीप, ये जो पहले 2 केंद्र शासित प्रदेश होते थे, एक तो ये था और एक दादर नागर हवेली थी, इसको भी क्या कर दिया, 1 कर दिया। तो इस तरीके से 28 तो राज्य हैं और आपके और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों में कुछ अतिरिक्त पढ़ लेते हैं। देखो 28 राज्य हैं, ये आप सब जानते हो, सब देख लोगे मैप वगैरह, तो गूगल वगैरह कर लेना, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। और मैं इसका बना दिया है, यहाँ पर डाल भी दिया है, तो आप यहाँ से देख लेना। दिक्कत आती है आपकी किसको पढ़ने में, केंद्र शासित प्रदेशों को पढ़ने में। सबसे पहले आता है आपका दिल्ली। आपको पता है दिल्ली यहाँ पर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो आपका ये पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर आपको दिख जाएगा। फिर बात करें आपकी लक्षद्वीप की, तो जो आपका लक्षद्वीप है वो यहाँ पर है। लक्षद्वीप की बात करें दादर नागर हवेली की, जो दादर नागर हवेली है वो आपकी ये रही। जो दादर नागर हवेली है वो महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर स्थित है। तो दोनों राज्यों में इसको माना जाता है, महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर। फिर उसके बाद आता है दमन व द्वीप, दमन येरा और द्वीप येरा, ये दोनों गुजरात में। दमन व द्वीप और दादर नागर हवेली 2 केंद्र शासित प्रदेश है। दमन व द्वीप तो एक था ही और दादर नागर हवेली एक था। तो इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को जो 3 जगह पर है उनको मिलाकर क्या किया है, 1 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। अगर बात करें तो आपका दमन व द्वीप है वो एक ही राज्य में 2 जगह है, एक यहाँ पर और यहाँ पर। एक केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन 2 जगह पर है, यहाँ पर द्वीप है और यहाँ पर दमन है। और दादर नागर हवेली की बात करें तो वो गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर है। ये हो गया, दमन व द्वीप हो गया। फिर बात करते हैं पुडुचेरी। पुडुचेरी जो हम बात करते हैं वो आपके कराईकल, यनम और माहे के नाम से जाना जाता है। तो पुडुचेरी की बात करें तो वो आपके 3 राज्यों में है। सबसे पहले बात करते हैं ये राज्य आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है और आंध्र प्रदेश में एक आपका पुडुचेरी है, उस जगह का नाम है यनम। तो आंध्र प्रदेश एक राज्य हो गया जहां पर केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है। दूसरा बात करें तो आपका आता है तमिलनाडु। इस तमिलनाडु में 2 जगह पर, एक तो यहाँ पर पुडुचेरी खुद अपना और एक कराईकल, कराईकल पुडुचेरी और यनम, ये आपके पूर्वी घाट पर है। और पूर्वी घाट पर कितने स्टेट में, 2 स्टेट में। और तीसरी स्टेट आपका आता है आपका केरल। इस केरल में एक जगह पड़ती है माहे। तो बात करें पुडुचेरी कितने राज्यों में है, 3 राज्यों में, और 3 राज्यों के नाम है आपके आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। केरल आपका पश्चिमी घाट पर है, तो पश्चिमी घाट पर पुडुचेरी है, उसका नाम है माहे। फिर बात करते हैं आपके चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ आपका पंजाब हरियाणा की सीमा पर है। लद्दाख की बात करें तो आपका लद्दाख काफ़ी बड़ा है, यहाँ से भी काफ़ी बड़ा है, इस तरीके से है। ये उस टाइम पे बनाया था मैं जब, मुझे काफ़ी पुराना है ये मैप। तो इस तरीके से आपका लद्दाख काफ़ी बड़ा यूनियन टेरिटरी है। और आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जम्मू एंड कश्मीर, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा और ये आपका लद्दाख हो जाएगा।
तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर किस किस की लोकेशन है। आगे बढ़ते हैं। जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, सामान्यतः जो केंद्र शासित प्रदेश है वो क्या होते हैं, केंद्र द्वारा ही प्रचालित होते हैं या फिर क्या होते हैं, शासित होते हैं। किंतु 3 मामलों में इसका क्या मिलता है, अपवाद मिलता है। किस तरीके से अपवाद मिलता है, वो आपका अपवाद मिलेगा आपका जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में और पुडुचेरी में। संसद ने 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962, जिस समय चाइना से वार चल रहा था, के आधार पर अनुच्छेद 239 का के तहत पुडुचेरी प्रशासन अधिनियम बनाया। पुडुचेरी प्रशासन अधिनियम बनाया, क्या बनाया था 1962 में। उसके तहत क्या था, पुडुचेरी में एक विधानसभा और विधान परिषद यानी कि विधानमंडल का क्या कर दिया गया था, प्रावधान कर दिया गया था। इसी प्रकार 69वां संविधान संशोधन हुआ था 1991 में, जो आपका 1992 में लागू हुआ था। तो उसमें तहत क्या किया था, 2 अनुच्छेद जोड़े गए थे, 239 का क और 239 क ख, इनको जोड़ा गया। अब 239 क में क्या चीज आती है, इसमें जो दिल्ली में विधानसभा का क्या कर दिया गया था, प्रावधान कर दिया गया था। और 239 क ख में क्या कहा था, दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली कर दिया गया था। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कर दिया गया था। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, 69वां संविधान संशोधन के तहत ही हुआ था। फिर उसके बाद आता है जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019। इसके तहत क्या किया था कि जो जम्मू कश्मीर था उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। इन दोनों में क्या कर दिया, केंद्र बना दिया, इनको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अब केंद्र शासित प्रदेश तो बना दिया गया है, उसी जो आपका अनुच्छेद 239 का के तहत ही इसमें क्या है, जम्मू कश्मीर में, उसमें भी किसका विधानसभा का भी क्या है, प्रावधान है कि इसमें भी विधानसभा होगी। अगर ओवरऑल बात की जाए तो विधानसभा कहाँ पर है, आपकी दिल्ली में, पुडुचेरी में और जम्मू कश्मीर में। दादर नागर हवेली और दमन व दीव दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय, केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 के तहत हुआ था। उसका पूरा विधेयक का ही नाम है ये पूरा, दादर नागर हवेली एवं दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019। इसके तहत क्या हुआ था कि 2 आपके केंद्र शासित प्रदेश, एक तो आपका दादर नागर हवेली और दूसरा आता है दमन व दीव, इन दोनों को मिलाकर मर्ज करके क्या बना दिया गया था, एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 1.3। अनुच्छेद 1.3 में भारत के राज्य क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आता है आपका राज्यों का क्षेत्र। राज्यों का क्षेत्र तो आपको पता है 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। फिर संघ राज्य क्षेत्र, उस संघ राज्य क्षेत्र की बात करें तो इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका, ओनली और 28 राज्य। अब बात करते हैं तीसरा जो राज्य क्षेत्र है, कि ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। अर्जित कैसे होगा, युद्ध हो, किसी संधि समझौता अध्यर्पण हो, कोई और भी रीजन हो, जैसे समुद्र का जो एरिया होता है, जैसे ये आपका इंडिया है नीचे, तो यहाँ से 200 नॉटिकल मील दूर का जो क्षेत्र है, उस टाइम पे कोई ऐसा सपोज करो यहाँ पर कोई एक टापू निकल आया, तो उस पर क्या होगा, वो भारत का राज्य हो जाएगा, क्योंकि ये विदेश जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसके तहत है कि 200 नॉटिकल मील तक जो सीमा होगी भारत की या फिर किसी भी देश की, उसका हक होगा उसमें। जहाँ से मछली पकड़ना हो, कोई भी यहाँ पर कोई सपोज करो कोई यहाँ पर आपका जैसे मुंबई है, मुंबई हाई में यहाँ पर तेल वगैरह मिला है, तेल के कुएं, तो उस पर क्या है 200 नॉटिकल मील के अधिकार में आ रहा है, तो इस पर भारत का ही हक होगा, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय कानून में लिखा गया है। तो अब कोई टापू निकला है यहाँ पर, तो उस टापू पर किसका हक होगा, ये, तो उसको क्या किया जाएगा, अर्जित राज्य क्षेत्र में रखा जाएगा, और ये केंद्र शासित प्रदेश होगा उस टाइम पे, राज्य नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अधिग्रहण क्षेत्र, अधिग्रहित क्षेत्र। किसी भी क्षेत्र को तब तक अधिग्रहित क्षेत्र नहीं कहा जा सकता जब तक कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उस पर संप्रभुता ना हो जाए। और संप्रभुता कब होगी, जब युद्ध जीत जाए, वो किसी संधि या समझौते के थ्रू क्या हो उसको दे दिया जाए वहां पर शासन, अध्यर्पण कर दे, मतलब कह दे कि हाँ आप इसको ले लीजिए, मतलब हमारे देश का या फिर कोई क्षेत्र है उसको ले लीजिए, और कोई भी कारण हो विविध में आ जाएगा।
यदि किसी सार्वजनिक अधिसूचना, दावे या घोषणा के द्वारा भारत सरकार किसी क्षेत्र के हिस्से या किसी क्षेत्र के हिस्से को अपना हिस्सा घोषित करती है तो न्यायालय इस अधिकरण को मान्यता देना ही पड़ेगी, मतलब उसे मान्यता देनी ही पड़ेगी, अनिवार्य हो जाता है। और यह मान्यता अनुच्छेद 1(3) के तहत ही दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए। संविधान के भाग 21, देखो संविधान में टोटल मिला के 25 भाग हैं, जिसमें से हम भाग पहला पढ़ रहे हैं। और उस भाग पहले में 4 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4। और उस आर्टिकल 1 में भी आपके 3 आर्टिकल आते हैं, 1(1), 1(2), 1(3), ऐसे समझ में आएगा। तो उसमें से 1(1) को पढ़ लिया, 1(2) को पढ़ रहे हैं, 1(2), अरे वाह। फिर 1(3) को पढ़ेंगे, उसमें भी क्या बताया। उससे पहले राज्यों के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा अतिरिक्त जानकारी ले लेते हैं कि जो संविधान का भाग 21 है उसमें राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। जैसे अनुच्छेद 370 के तहत क्या था, जम्मू कश्मीर में एक विशेष क्या थी, वहाँ पर मतलब लागू था कि उस टाइम पे जमीन वगैरह वो खरीद नहीं सकते, बहुत सारी चीज़ें थी। आर्टिकल 35A भी था, तो बहुत सारी चीज़ें थी, इसको भी हटा दिया गया। अनुच्छेद 370 में बताया था कि वहाँ पर क्या होगी, एक आपके लिए अनुच्छेद 339 में बताया गया था कि वहाँ पर क्या होगा, विधानसभा का गठन किया जाएगा। और 370 में वहाँ पर राज्यों को अलग अलग मतलब स्थान दिया गया था कि कुछ विशेष पावर दी गई थी। उसी तरीके से कुछ अनुच्छेद 371 है, तो अनुच्छेद 370 को तो अब क्या कर दिया, डिलीट कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। लेकिन अनुच्छेद 370 अभी है, इसमें क्या है, कुछ विशेष प्रावधान दिए गए जो आर्टिकल पूछ ले जाते हैं। एक एग्जाम दिया था मैंने, उसमें ये क्वेश्चन आया था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। महाराष्ट्र और गुजरात में 371 आर्टिकल आता है, उसके तहत विशेष प्रावधान दिए गए। नागालैंड में 371 क, असम में 371 ख, मणिपुर में 371 ग, आंध्र प्रदेश में ऐसे ऐसे, इन सबको आप याद कर लेना। मैं सभी को पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। आगे बढ़ते हैं। अब कहता कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान अलग से दिए गए, जैसे आपके जनजातीय एरिया हो और जनजातीय क्षेत्र हो, ट्राइबल एरिया हो, या फिर शेड्यूल एरिया, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हो, जनजातीय क्षेत्र हो, उनको भी कुछ छूट दे दी गई है। और जो आपकी 5वीं और 6ठी अनुसूची में इंपॉर्टेंट है, 5वीं और 6ठी अनुसूची में दी गई है। आर्टिकल 2 क्या कहता है, अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंध मतलब शर्त निर्बंधन या रेस्ट्रिक्शन, मतलब कुछ निर्बंधन का मतलब है किसी पर रोक लगाना, जो अधिकार होते हैं उन पर भी निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था अनुच्छेद 19 पे क्या लोक व्यवस्था हो और लोक व्यवस्था कदाचार हो, इसके आधार पर क्या कर सकते हैं, वो वहां पर रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधन और शर्त जो वह ठीक समझे संघ मतलब राज्य में नए राज्यों का प्रवेश व उसकी स्थापना कर सकेगी। अब इसमें क्या कहा गया है, संघ में शामिल हो रहे हैं। संघ का मतलब है कि आपका यूनियन ऑफ स्टेट है, उसमें शामिल हो रहे हैं, पूरे संघ की बात की गई है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। इसका अर्थ है, इसमें देखो अगर ठीक से पढ़ा जाए तो ये क्या है कि नए राज्यों का प्रवेश, और नए राज्यों का प्रवेश का मतलब है कि वो अस्तित्व में है लेकिन वो अभी बने नहीं है, राज्य बने नहीं है, पहले से ही है। या दूसरा क्या है, या उनकी स्थापना कर सकेगी। अब मतलब क्षेत्र तो है लेकिन स्थापना नहीं है उसकी, तो उसका स्थापना भी कर सकेगी। यहाँ पर तो राज्य था, उसको संघ में शामिल कर रहे हैं, यहाँ पर राज्य है भी नहीं, तो उसका निर्माण करके भी क्या कर सकती है, वो शामिल कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि संसद के पास 2 तरह की शक्ति है। पहली शक्ति आती है नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति, और दूसरी आती है नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। इनमें से पहली शक्ति अर्थात नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति का संबंध उन राज्यों से जो पहले से ही स्थापित हैं किंतु भारत संघ में शामिल नहीं है। दूसरी शक्ति अर्थात नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति का संबंध उन राज्यों से जो अभी स्थापित नहीं है किंतु भविष्य में उन्हें स्थापित किया जा सकता है और भारत संघ में शामिल किया जा सकता है। अनुच्छेद 2 में राज्यों की तुलना में केंद्र की जो शक्ति है वो अधिक व्यापक है और उसका महत्व अधिक है। उसे जो भी उचित लगता है वो ऐसा कर सकती है, मतलब नए राज्यों को भारत संघ में शामिल करने। और अनुच्छेद 2 में भी राज्यों की तुलना में केंद्र का अधिक महत्व साफ नजर आता है। नए राज्यों को संघ में शामिल करने के लिए संसद को राज्यों के समर्थन की आवश्यकता नहीं है।
यदि वह उचित समझे तो वह ऐसा करने की छूट है। मतलब किसी भी राज्य का निर्माण किया जा सकता है, किसी भी राज्य का निर्माण किया जा सकता है और उसे मतलब राज्यों के समर्थन की भी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 3 क्या कहता है? देखो आर्टिकल जो 2 है वो आर्टिकल 2 कहता है कि संघ में किसी राज्य को प्रवेश दे सकती है। मतलब राज्य तो वो पहले से ही है, उसको क्या कर सकता है, वो संघ में उसको शामिल कर सकता है। और दूसरी ये है कि अगर नहीं है, कोई क्षेत्र ऐसा है जिसपे शासन नहीं है तो उसका निर्माण कर सकती है और उसको भविष्य में संघ में भी शामिल कर सकती है। आर्टिकल 3 कहता है, इसको ढंग से पढ़ना। आर्टिकल 3 में बताया गया है कि संसद के पास विभिन्न राज्यों की सीमाओं में उसके नाम में परिवर्तन की क्या क्या शक्ति होती है। इसमें कहा गया कि संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसके राज्य क्षेत्र को अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों या राज्यों के भाग को मिलाकर किसी राज्य क्षेत्र को किसी अन्य राज्य के भाग में मिलाकर नए राज्य का निर्माण किया सकता है। मतलब कुछ भी हो, कैसा भी राज्य हो, एक राज्य हो या एक राज्य को मिलाकर किसी दूसरे, मतलब एक राज्य हो उसको संघ में मिला सकती है, तो वो आर्टिकल 2 में आ जाएगा। लेकिन अब क्या है, अगर कोई राज्य है उसको संघ में मिलाना है तो आर्टिकल 2 काम आएगा। आर्टिकल 3 काम आएगा कि आपके 2 राज्य हैं, जैसे ये राज्य हो गया और ये राज्य हो गया, इन दोनों को कंबाइन करना हो तो आर्टिकल 3 काम आएगा। अब किसी राज्य, जैसे ये राज्य है आपका और एक और राज्य है, तो इस राज्य का ये राज्य क्षेत्र इस राज्य को देना है इस तरीके से, तो आर्टिकल 2 ही काम आएगा। या फिर इनकी सीमा में परिवर्तन करना है, जैसे ये जो क्षेत्र है इसको दिया जाना है तो इसकी सीमा में परिवर्तन हो गया ना, और यहाँ तक कि इसका नाम में परिवर्तन हो तो वो सब आर्टिकल 3 में ही काउंट होगा। और कहता है किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी, किसी राज्य क्षेत्र को घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकेगी। मूल संविधान में इस अनुच्छेद के प्रावधान प्राय इतने ही थे। आगे चलकर 5वें और 18वें संविधान संशोधन के माध्यम से इनमें कुछ बातें जोड़ी गई हैं। जो 5वां संविधान संशोधन है वो क्या कहता है? 5वां जो संविधान संशोधन है 1955 में हुआ था। इसके माध्यम से राज्य गठन की प्रक्रिया में प्रभावित होने वाले राज्य से क्या मांगी जाएगी? राज्यों की राय मांगी जाएगी। जैसे किसी हम राज्य की सीमा में परिवर्तन कर रहे हैं तो उसको हम क्या, वो विधेयक पहले उसको प्रस्ताव है उसको राज्यों की विधानमंडल को भेजते हैं। अगर वहां पे विधानमंडल है, अगर विधानमंडल नहीं है, सिर्फ विधानसभा है, तो उस विधानसभा के पास भेजते हैं कि उसकी क्या राय में इस राज्य का क्या कर रहे हैं, सीमा में परिवर्तन कर रहे हैं या फिर उसके राज्य के नाम चेंज कर रहे हैं। तो ये व्यवस्था की गई थी 5वें संविधान संशोधन में। क्या होता है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना इसी 5वें अनुच्छेद में की गई थी। 5वें संविधान संशोधन में की गई थी, अनुच्छेद नहीं, 5वें संविधान संशोधन जो 1955 में आया था उसमें ये की गई थी जो नाम बदलना हो, सीमा में बदलना हो, कोई परिवर्तन करना हो, 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य का निर्माण करना हो, क्या एक राज्य या 2 से ज़्यादा राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना हो, उनको कंबाइन करना हो, तो कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं आएगा, पहला। दूसरा है, राष्ट्रपति प्रभावित होने वाले विधानमंडल को ऐसे विधेयक को भेजकर उसकी राय मांगेगा और उस राय देने के लिए समय निर्धारित करेगा। यह आपका 5वें संविधान संशोधन 1955 में हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। 18वां संविधान संशोधन 1966, ये 55 है, 55 ये 66 है, 66, तो याद रहेगा ये 5 था वो 18 है, तो याद रहना चाहिए। ये उस समय हुआ था जब पंजाब को विभाजित करके हरियाणा राज्य व चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र का निर्माण किया जाना था। ये कि पंजाब को क्या कर रहे हैं, 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, एक से हरियाणा बना रहे हैं और चंडीगढ़ बना रहे हैं। अब देखो क्या हुआ, पंजाब से किसको विभाजित कर रहे हैं, हरियाणा को और चंडीगढ़ को। अब देखो पंजाब से यहाँ पर ये हरियाणा क्या है इस समय राज्य और चंडीगढ़ क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो जो आर्टिकल आपका कह रहा था 3, आर्टिकल ये कह रहा था कि उसमें सब जगह राज्य राज्य का नाम आ रहा था, तो कहीं पर भी केंद्र शासित प्रदेश का नाम नहीं आ रहा, तो उस समय ये विवाद हो गया था। तो उसी वजह से 18वां संविधान संशोधन 1966 किया गया था। और इसमें संशोधन में क्या किया गया था, इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 3 में 2 स्पष्टीकरण जोड़े गए। इन स्पष्टीकरणों का सार ये है कि संसद राज्य गठन की अपनी शक्ति के तहत संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण कर सके। जो संघ राज्य क्षेत्र है इसका जो मतलब है कि केंद्र शासित जो प्रदेश है जो सेंट्रल से चलाया जा रहा है वो सिर्फ राज्य का निर्माण नहीं करेगी बल्कि केंद्र शासित प्रदेश का भी निर्माण कर सकेगी।
किंतु यदि किसी संघ राज्य क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन करना है आदि प्रसंग उपस्थित होता है तो राष्ट्रपति पर यह बाध्यता लागू नहीं होती कि वह उस विधेयक को प्रभावित होने वाले संघ या संघ राज्य क्षेत्र की उस संस्था के पास भेजे। जैसे किसी संघ राज्य क्षेत्र से क्या करना है, को हटाना है या फिर प्रभावित हो रहा है ना वो, तो उसकी सीमा में परिवर्तन करना है, तो वहाँ पे संघ राज्य क्षेत्र में कोई जरूरी नहीं है किसी संस्था के पास भेजे, तो वो ऐसा स्वतंत्र है कि वो अपनी मर्जी से भी कर सकता है। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 3 में इस प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है कि भारतीय संसद की जो शक्ति है वो राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है, क्योंकि राज्यों का अस्तित्व ही संसद की इच्छा पर टिका हुआ है। खास बात यह कि राज्यों की सीमा को बदलने, उसका नाम बदलने के लिए संसद के पास विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होती, 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं होती, बल्कि वह ऐसा साधारण बहुमत से भी ऐसा कर सकती है। पहला तो है कि 1955 में कहा गया था कि राष्ट्रपति सिफारिश करेगा, मतलब जोड़ा गया था कि राष्ट्रपति सिफारिश करेगा तभी वो विधेयक कहाँ पर आएगा, राष्ट्र सीमा में बदलना हो या उसकी नाम में बदलना हो तो ऐसा हो सकता है। परंतु एक बात ये हो गया कि अगर संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण करना हो तो वहाँ पे वो भेजना चाहे या ना भेजना चाहे, कोई संघ राज्य क्षेत्र हो संस्था के पास भेजे या ना भेजे उसकी मर्जी होती है, नहीं भेजेगा वो। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखो अगर उसे राज्य में भेजनी होती तो राज्य में क्या है, वहाँ पर आपका सीएम वगैरह है, तो राज्य में शासन है। केंद्र शासन में क्या है, केंद्र अपने ही भेज रहा है और केंद्र को ही भेज रहा है, तो क्या है, तो किसी संस्था के पास भेजने का ऑप्शन ही नहीं है, तो उसमें सीधा सीधा मना कर दे कि भेजेगा ही नहीं। अब बात आती है राज्यों के नाम या सीमा में परिवर्तन करना उसमें, तो उसमें उसकी जो प्रक्रिया है वो क्या है, कैसे प्रक्रिया होगी। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों की सीमा, नाम आदि में परिवर्तन के लिए संसद को एक निश्चित प्रक्रिया, एक प्रोसेस है, उसको अपनाना पड़ता है। इसमें निम्न चरण दिए गए हैं, सीधे सीधे बात कर लेते हैं कि क्या क्या चरण है। पहला है कि अगर ऐसा कोई विधेयक हम ला रहे हैं जिसमें सीमा में परिवर्तन करना हो, नाम में परिवर्तन करना है, तो वो संसद में तभी पेश होगा जब राष्ट्रपति इसके लिए क्या करे, सिफारिश करें, सबसे पहला काम। दूसरा, विधेयक द्वारा यदि किसी राज्य की सीमा में, नाम में या क्षेत्र में परिवर्तन करना है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को उस राज्य के विधानमंडल, अगर विधानमंडल मतलब विधान परिषद नहीं है तो वहाँ विधानसभा के पास वो भेजेगा। और ये जोड़ा गया था आपका 5वें संविधान संशोधन 1955 में। राष्ट्रपति इस विचार प्रक्रिया के लिए समय भी निर्धारित करेगा कि इतने समय में आपको इसका रेस्पॉन्स देना, जवाब देना और वापस भेजना है। मूल संविधान में तो ऐसा नहीं था, 5वें संविधान संशोधन में ये ऐसा कर दिया गया था। अगर ऐसा हो कि मतलब वो जो विधानमंडल के पास वो विधेयक भेज दिया, उस पर कोई सुझाव भी नहीं दे रहा, कोई जानकारी नहीं है, तो कुछ राय भी नहीं दी, निर्माण मतलब करें या ना करें, सीमा में परिवर्तन करें या ना करें, राज्य का नाम चेंज करें या ना करें, तो वो राष्ट्रपति के पास ऐसी पावर होती है कि वो उस विधेयक को संसद में पेश कर सकता है। आगे बढ़ते हैं कि राज्य के विधानमंडल को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर ही अपने विचारों को व्यक्त करते हुए विधेयक को वापस भेजना होता है। राष्ट्रपति अगर चाहे तो ये जो समय सीमा उसने तय की है उसको बढ़ा भी सकता है। यदि राज्य का विधानमंडल निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने विचारों या राय के साथ विधेयक को नहीं भेजता तो राष्ट्रपति उस विधेयक को संसद में पेश करने की मंजूरी दे सकता है। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, नेक्स्ट पॉइंट कहता है 5वां कि यदि राज्य विधानमंडल निर्धारित या पुनः बढ़ाई गई सीमा, पहले सीमा तो सीमा नहीं बढ़ाई है और उसके भीतर क्या हुआ, अपने विचार के साथ नहीं भेज रहा है और नहीं भेज रहा है तो संसद में पेश कर देगा। अगर विचारों के साथ भेज दे और इसमें ऐसा लगा कि इसके नाम में परिवर्तन मत करो या सीमा में परिवर्तन मत करो और इतना इतना सीमा में परिवर्तन कर लो, आंशिक परिवर्तन कर लो, इस क्षेत्र को छोड़ दो, तो राष्ट्रपति या फिर संसद उस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है और मात्र साधारण बहुमत से भी वो ऐसा कर सकती है जो केंद्र ने ऐसा सोचा है। मतलब वो राज्य की राय के विरुद्ध जाकर भी उस भूभाग का नाम या फिर उसकी सीमा में भी कोई परिवर्तन कर सकती है। अगर किसी संघ राज्य क्षेत्र, अब देखो संघ राज्य क्षेत्र है यहाँ में, उसके नाम सीमा में परिवर्तन करना है तो ऐसा विधेयक कहीं पर विधानमंडल में भेजने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि है नहीं वहाँ कोई देखने वाला। लेकिन किसी राज्य में परिवर्तन करना है तो वहाँ पर हम भेजते। 5वें संविधान संशोधन 1955 में ऐसी बात कही गई है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में ऐसा लागू नहीं है। संसद अपनी इच्छा के अनुसार भी ऐसा कर सकती है। अभी किया तो है संसद ने अपनी इच्छा के अनुसार ही
किसी राज्य को भेजा नहीं था, जो आपका दादर नागर हवेली और दमन और द्वीप को जो चेंज किया था 2019 में। क्या भारत की संसद के पास ऐसी कोई शक्ति है कि वो भारतीय राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश प्लस राज्य का कोई भी हिस्सा किसी अन्य देश को दे सके, या मतलब किसी अन्य देश को दे सके, अर्जित कर सके, अर्पित कर सके, दे सके मतलब बेच सके, ऐसा कोई प्रावधान है? तो एक टाइम था 1958, जो 1960 का जो विवाद था 1958 आया था। 1958 में क्या हुआ था, भारत पाकिस्तान के मध्य एक समझौता हुआ था, सीमाओं को लेकर समझौता हुआ था। तो उस समय ये था कि बेरूबारी संघ था, 1960 की बात है। बेरूबारी जो संघ है वो पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल का एक 9 वर्ग मील का एक क्षेत्र है जिसकी जनसंख्या लगभग 12,000 थी, वो पाकिस्तान को देना था। और कूच बिहार का जो और उसके आसपास का जो एरिया था वो भारत को दिया जाना था। जिससे क्या हो कि जो सीमा है ना तर्कसंगत हो सके, उल्टी सीधी ना हो सके। तो उस टाइम पे हुआ ये था कि आपस में एक्सचेंज किए जाने थे, तो लोगों ने विरोध किया कि ऐसे ऐसा आप नहीं कर सकते। तो भारत सरकार ने समझौते के क्रियान्वयन हेतु जब आगे बढ़ी तो एक सशक्त जन आंदोलन उठ पड़ा। तो उस समय क्या हुआ, स्थिति की गंभीरता को देखी और राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से उसकी राय मांगता है कि क्या करना चाहिए, अब बताओ आप हमें। और राष्ट्रपति को वो राय देता है सुप्रीम कोर्ट। तो राष्ट्रपति ने उससे कुछ क्वेश्चन पूछे। वो क्वेश्चन इस प्रकार थे कि बेरूबारी संघ पाकिस्तान को सौंपने के लिए उनको देना था और कूच बिहार को लेना था, और उसके कूच बिहार के आसपास के क्षेत्र भी लेने थे। तो उसको अगर पाकिस्तान को सौंप रहे हैं तो उसके लिए क्या कोई संवैधानिक या वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, या इसके लिए कार्यपालिका की जो शक्ति है वही पर्याप्त है? यदि वैधानिक या संवैधानिक कार्रवाई आवश्यक है तो उसके लिए अनुच्छेद 3 ही पर्याप्त है क्या? अनुच्छेद 368 के तहत उसमें संविधान संशोधन किया जाएगा, या फिर ये दोनों ही करने पड़ेंगे, मतलब अनुच्छेद 3 से भी और अनुच्छेद 368 भी किया जाएगा? तो उसके आधार पर इस प्रश्नों की राय पर व्यक्त करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि अनुच्छेद 3 सिर्फ उस क्षेत्र पर लागू होता है जो भारत के अंदर हो। भारत के बाहर कोई क्षेत्र है, मतलब जैसे हम भारत के बाहर कोई क्षेत्र आ रहा है, जैसे आपका कूच बिहार के क्षेत्र हमको लेना है, तो उस पर कोई प्रावधान नहीं है। और अपना जो क्षेत्र है उसको बेचने के लिए आपको या फिर अर्पित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अनुच्छेद 368 के तहत आपको एक संविधान संशोधन करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तरीके सुझाए कि इस तरीके से आप उसे दे सकते हो। पहला तरीका था कि आप अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के माध्यम से बेरूबारी जो संज्ञा उसको भारतीय राज्य क्षेत्र से हटा दो और पाकिस्तान को दे दो, एक वैधानिक कार्रवाई हो जाएगी। दूसरा यह था कि आप अनुच्छेद 3 में परिवर्तन कर दो और इसमें लिख दो कि भारत का कोई भी भाग किसी अन्य देश को अर्पित किया जा सकता है। उस संशोधन के बाद अनुच्छेद 3 के तहत वह साधारण विधेयक से भी पारित करके साधारण विधेयक से पारित हो गया और बेरूबारी संगठनों को पाकिस्तान को दे दिया गया था। उच्चतम न्यायालय की सलाह मानते हुए भारतीय संसद ने 1960 में, इंपॉर्टेंट है ये डेट, 1960 में 9वां संविधान संशोधन पारित किया था और पाकिस्तान के साथ जो समझौते किए उसको क्रियान्वित कर दिया था। तो आपको समझ में आया होगा कि मतलब अगर किसी देश को हम अपना राज्य क्षेत्र देते हैं, बेचते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना पड़ेगा और अनुच्छेद 3 के तहत ही वो दिया जाएगा। और जो आपका 9वां संविधान संशोधन 1960 में हुआ था, ऐसा कर भी चुके हैं 1960 में हमसे मतलब भारत देश कर चुका है। आगे बढ़ते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि मतलब इसमें लिखा नहीं है कि मतलब 368 के तहत संविधान संशोधन करना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि भारत के पास मतलब किसी क्षेत्र को अर्जित करने या फिर किसी देश को अपना राज्य क्षेत्र अर्पित करने की शक्ति नहीं है। अरे किसी भी संप्रभु देश होगा, जो देश होगा वो स्वतंत्र होगा, इंडिपेंडेंट होगा, उसके पास पहले से ये सभी शक्तियां होती हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भी ये शक्तियां किसी हर देश को दी जाती हैं। और भारत में क्या होता है कि 100वां संविधान संशोधन हुआ था और उसकी पहली अनुसूची में संशोधन के माध्यम से भारत ने बांग्लादेश को भारतीय क्षेत्र सौंपने का निर्णय लिया था और मई 2015 में यह जो भारत का जो गजट आता है, राजपत्र आता है, उसमें अधिसूचित कर दिया गया था। इस संबंध में अन्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि यदि सरकार सीमा
को सुलझाने के लिए किसी देश के साथ समझौता करती है। इसमें ये बताया गया है कि जैसे सपोज करो कोई युद्ध हो या युद्ध के बाद कोई सीमा में ऐसे परिवर्तन आया, हमने कोई राज्य क्षेत्र जीत लिया हो, जैसे 1965 में हुआ था, उस समय हुआ था, हमने राज्य क्षेत्र कई सारा जीत लिए थे पाकिस्तान के और उपजाऊ राज्य क्षेत्र जीते थे उस। तो अगर ये सब मैटर कहाँ चला जाए, मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय चला जाए, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई बात चली जाती है तो क्या भारत को उस समय अपने संविधान संशोधन मतलब 368 करने की जरूरत पड़ेगी? तो आंसर है नहीं, ऐसा वो नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जो भी कार्रवाई होगी वो वो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट है वो देख लेगा। और 1969 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत प्रस्तुत किया था कि उस समय संविधान संशोधन की जरूरत नहीं होगी। सीधा जैसे कोई विवाद हुआ किसी वजह से, पाकिस्तान का कोई क्षेत्र है वो इंडिया को, जैसे पीओके का ही क्षेत्र है, वो अगर आपको लेना है तो संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उसका विवाद चल रहा है। इसके अंतर्गत मामला यह था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ, जो गुजरात का क्षेत्र है, दलदल एरिया, उससे संबंधित विवादों में उपयुक्त समाधान हेतु दोनों के मध्य समझौता किया गया था कि इस समझौते में अंतर्राष्ट्रीय अधिकरण जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल को सौंप दिया गया था। सरकार चाहती है कि उसे कोई बिना विधि बनाए या संविधान में संशोधन किए बिना ही क्रियान्वित करने की शक्ति मिल जानी चाहिए। उस समय ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने मत था और सर्वोच्च न्यायालय ने ये जो बताया था कि बहुत ही अच्छा बताया था कि किसी अन्य क्षेत्र का अधिग्रहण करना है और जो मामला आपका इंटरनेशनल कोर्ट में चल रहा हो तो उस समय ये क्या हो जाएगा, 368 के तहत अगर क्षेत्र ग्रहण करता है, अर्पण करता है, तो उस समय क्या होगा कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं करना पड़ेगा। बस इतना सही बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। आपका आर्टिकल 4 है लास्ट, ये कह रहा है कि यदि संसद अनुच्छेद 2, 3 और अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी विधि के द्वारा नए राज्यों की स्थापना या किसी राज्य के नाम, क्षेत्र या उसकी सीमा में कोई बदलाव करने के लिए संविधान की पहली व चौथी अनुसूची में कोई परिवर्तन करती है तो ऐसी विधि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं मानी जाएगी। मतलब संविधान संशोधन इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि संविधान संशोधन करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और इसीलिए ऐसा लिख दिया गया आर्टिकल आपका 4 में, ताकि वह एक साधारण बहुमत से भी ऐसा कर सके, ज़्यादा ओवरडोज ना हो, ज़्यादा विवाद ना हो, ऐसा वो कर सकती हैं। इसका अर्थ है कि संसद को संविधान में संशोधन करने के लिए जिस तरह से विशेष प्रक्रिया और विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है वे बाध्यता अनुच्छेद 2 व 3 पर निर्मित होने वाली ऐसी विधियों पर लागू नहीं होती। इसके वो साधारण बहुमत से ऐसा वो कर सकती हैं। इसको भी पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। गौरतलब है कि यह सुविधा पहली और चौथी अनुसूची में होने वाले परिवर्तनों तक ही सीमित है। पहली अनुसूची का संबंध राज्यों के नाम, क्षेत्र, उनकी सीमा में परिवर्तन करना हो जैसे विषय दिए गए, जबकि चौथी अनुसूची में दिया गया है किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के पास कितने, मतलब पास राज्यसभा में कितने स्थान होंगे, ये आपका चौथी अनुसूची में दिया गया है। यदि संसद अपनी विधि में इन दोनों अनुसूचियों के अतिरिक्त संविधान के किसी हिस्से में बदलाव करना चाहती है तो उसे विशेष प्रक्रिया का ही पालन करना पड़ेगा। मतलब इसके अतिरिक्त दोनों, मतलब अनुच्छेद जो अनुसूचित आपकी दी गई है पहली और चौथी, अगर उसके अलावा कोई और मैटर हो तो उसे अनुच्छेद 368 का ही पालन करना पड़ेगा, मतलब संविधान संशोधन से ही करना पड़ेगा। मतलब ये है कि इसमें 2-3 चीज़ें दी गई हैं। पहली चीज़ तो ये है कि राज्यों के नाम, सीमा में परिवर्तन करना हो या उसके राज्य क्षेत्र को मतलब फेरबदल करनी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहली अनुसूची में कहते हैं साधारण बहुमत से ऐसा हो जाएगा, साधारण मतलब बहुमत हो उसी से हो जाएगा। और चौथी अनुसूची में कहती है राज्यसभा के पास कितने स्थान होंगे, वो स्थान आपके दे रखे अनुसूची 4 में, तो वो भी साधारण बहुमत से किया जा सकता है। और कुछ करना हो तो आपको विशेष बहुमत, 2/3 बहुमत चाहिए। कुछ ऐसे भी होते हैं 2/3 बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की विधानसभा लिखित में या पारित करें, तब ऐसा वो क्या होता है, वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन माना जाता है। और ये जो आपका होता है राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना हो, नाम में परिवर्तन करता हो, उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाता। एक साधारण सा बहुमत आया उसकी आधार पर ही कर दिया जाता है। अब देखो एक चीज बात करते हैं, हम यहाँ इंडिया की बात करें,
दूसरी तरफ हम अमेरिका की बात करें, दोनों की बात करते हैं। देखो यहां पर जो केंद्र सरकार है, इंडिया की बात करें तो केंद्र सरकार, ये पूरा देश है हमारा, इस देश में छोटी छोटी सरकारें हैं। सरकार का मतलब है राज्य हैं, 28 राज्य। इन राज्यों की सीमा में जब चाहे परिवर्तन कर सकता है, इसके नाम को बदल, जैसे 2014 में क्या हुआ था, तेलंगाना का निर्माण किया था, तो कर सकता है ना निर्माण। आंध्र प्रदेश को काट के बना दिया गया, काट के मतलब सीमा में परिवर्तन करके, उसकी जो सीमा थी उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, काटा नहीं हो, मतलब क्या कर दिया, उसको सीमा में परिवर्तन करके उसमें कर सकता है। तो यहाँ पर उस आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें, ये आपका भारत का है, ये आपका आंध्र प्रदेश है, तो यहाँ से काट दिया उसको, या अब ये छोटा सा आंध्र प्रदेश रह गया है, आंध्र प्रदेश रह गया है। अब ये है कि यहाँ पर आपका तेलंगाना आपने बना दिया, तो तेलंगाना में क्या हुआ कि राज्यों का अस्तित्व रहा क्या उस आंध्र प्रदेश का? नहीं हुआ। ये कि यहाँ पर संघ कैसा है? अविनाशी संघ है आपका, अविनाशी, अविनाशी। और राज्य कैसे हैं आपके? विनाशी। राज्यों का विनाश हो सकता नहीं हो सकता, अतः ये अविनाशी संघ है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है भारत। जबकि अमेरिका में क्या हो, राज्यों के अस्तित्व की गारंटी है, यहां पर प्रत्येक राज्य की सीमा में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, राज्यों से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। अगर ऐसा करता है तो वहां पर पूरा केंद्र को खत्म करने की शक्ति रखते हैं राज्य। तो इसका मतलब है यहां पर संघ कैसा है आपका? संघ है आपका यहाँ पर विनाशी, संघ का क्या हो जाएगा यहाँ पर? विनाश। लेकिन राज्य कैसे है वहां पर? अविनाशी, क्योंकि वो पहले से परिसंघात्मक चल रहा था। लगाओ अविनाशी। देखो परिसंघात्मक वो ये तो था पहले, वो कहा जाता है कि परिसंघ से वो अलग हो सकते हैं। वो पहले से उसने कहा था कि अगर उसको राज्य का मतलब केंद्र सरकार का शासन व्यवस्था पसंद नहीं आती तो वो जब चाहे अलग हो सकते हैं। तो अब क्या कर दिया कि उन्होंने, मतलब उस टाइम पे क्या हुआ था कि राज्यों और केंद्र सरकार के बीच एक जंग छिड़ गई थी, और उस जंग में ये हुआ कि परिसंघात्मक का वो हवाला दे रहे थे, तो उन्होंने परिसंघात्मक, तो वहां पर का जो सुप्रीम कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परिसंघात्मक व्यवस्था होने के बावजूद भी आपको इतना हक नहीं है कि आप संघ से अलग हो सकें। तो इसी तरीके से उन्होंने क्या कहा, परिसंघात्मक व्यवस्था का त्याग करके संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है। तो अमेरिका में जो संघ है वो कैसा है? विनाशी, और राज्य अविनाशी। भारत को कहा जाता है, भारतीय संविधान को, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, और अमेरिका के संविधान को कहा जाता है विनाशी संघ का अविनाशी राज्य, या फिर अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। तो आपको थैंक यू वेरी गुड। हाँ, बात करते हैं थैंक यू की। तो आपको उम्मीद करता हूँ आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में नहीं आया तो कमेंट करो, दोबारा से समझाएंगे अच्छी तरीके से। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो व्हाट्सअप करो, व्हाट्सअप के माध्यम से हम आपको फ़ोन पे समझाएंगे कि क्या क्या दिक्कत आ रही है, क्या क्या समाधान हो सकता है उसका। सबसे पहली बात, आपको इस वीडियो को करना है शेयर। देखो यार, काफ़ी मेहनत करती है, पूरा टाइप करो, 2 दिन लग जाते हैं टाइप करने में, तो इस वीडियो को आपको करना है शेयर, और शेयर करना है फेसबुक के ग्रुप्स में, ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल सके, सब्सक्राइबर मिल सकें, व्यूअर्स मिल सकें। और इसकी जो वीडियोज़ हैं उसको आप, वीडियो की जो लिंक होती है आपके व्हाट्सएप, जो आपका ग्रुप हो या फिर व्हाट्सएप का आपका स्टोरी हो, उस पर डालो, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर मिले। आप भी सब्सक्राइब करो चैनल को यार, एक ही बार में सब्सक्राइब कर दो, ठोक दो, मतलब नीला कर दो, टैप कर दो। जो बेल है ना, बेल जो हमारे यूट्यूब की जो बेल होती है उसको भी दबा दो, हिट कर दो, मतलब मार दो, ठोक दो, काट दो, पीट दो। लेकिन सब्सक्राइबर चाहिए जल्दी से जल्दी, चैनल की ग्रोथ होनी चाहिए। मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमें सपोर्ट करो यार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।